प्रोफेसर राजीव सर, मैं आपके पास आता हूँ सीधे-सीधे। मैं आपके पास आऊँ सत्यपाल मलिक साहब और इसकी बात करूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि सत्यपाल मलिक साहब की जो वायरल तस्वीर है, वो एक बार दिखा दी जाए अशोक गहलोत साहब के साथ कि किस तरीके से अशोक गहलोत साहब से उनकी मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल कराया गया, वायरल किया गया ताकि एक पॉज़िटिव ये आपके स्क्रीन पे वो फ़ोटो दिख रही होगी अशोक गहलोत और सत्यपाल मलिक साहब की। अब जब से ये फ़ोटो वायरल हुई है, ये फ़ोटो आखिर वायरल क्यों कराई गई? इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? और साथ ही साथ इस फ़ोटो का राजस्थान विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र इम्पैक्ट क्या होगा? राजीव गुप्ता सर, मैं सीधे इसी पर आ जाता हूँ। सत्यपाल मलिक साहब की एंट्री हो गई है वहाँ के चुनाव में, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। क्या असर रहेगा सर इसका? वो असर तो पड़ेगा, लेकिन उस असर से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान हमारा जाना चाहिए। अभी मैं एक बड़ा ब्रीफ सा भाषण का एक अंश सुन रहा था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जोधपुर में वो भाषण दे रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम किस तरह से राजनीतिक रैलीज में फिर बाद में बदल जाते हैं, ये हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, जो बड़ा सवाल जो एक था जिस पर कि काउंटर आना चाहिए था, अब शायद कांग्रेस काउंटर करेगी। उन्होंने कहा, जब जोधपुर के अंदर दंगा हो रहा था तब मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे। हमारा सवाल, जो एक जनवादी प्रगतिशील सोच के लोग हैं, उनका काउंटर ये है कि जब मणिपुर के अंदर दंगा चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। एक ये बहुत जबरदस्त सवाल है। दूसरा, पहले के भाषण में वो फिर हिंदुत्व पर आ गए। असल में विकास की राजनीति की डोर, समावेशी राजनीति की डोर बीजेपी के हाथ से जा चुकी है। वो अब केवल और केवल तुष्टीकरण की बात करके, हिंदू मुस्लिम बात करके, कल मैंने देखा जयपुर के अंदर जिस तरह से हिंदू समाज सड़कों पर लाया जा रहा है और उसमें भाजपा शामिल हो रही है, तो उनका दिख रहा है कि वो अब केवल चुनाव हार रहे हैं और उस चुनाव में अपनी कोई साख अगर उनकी हो सकती है तो वो केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति की चाल हो सकती है। जहां तक सत्यपाल मलिक का सवाल है, देखिए सत्यपाल मलिक ने 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनका कोई जवाब नहीं था। एक, उन्होंने पुलवामा का उठाया था और पुलवामा का उठाते ही उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे उन लोगों पर कि जब पुलवामा हो रहा था तब लोग अपने पता नहीं किस तरह के टूरिज्म में व्यस्त थे। और उसके साथ साथ एक और राम प्रकाश जी आरोप लगा था कि जिसमें ये कहा गया था कि कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को सपोर्ट करने के लिए 200 करोड़ रुपए किसी को दिए जाने थे। उसका भी कोई जवाब निकल करके नहीं आया। अब अगर भाजपा के पास इनके कोई माकूल जवाब होते तो शायद वो लेकर के आते। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त भाजपा एक हारी हुई जो वो है दल, वह हारा हुआ राजनीतिक दल हमारे सामने है, जो हर जगह फ्रस्ट्रेट होता है। और जब फ्रस्ट्रेट होता है तो वो आक्रामक होता है। वो जवाब नहीं देंगे आपके किसी भी मुद्दे का, लेकिन अपनी इस तरह की बात करेंगे। अभी वो कह रहे थे कि हमने इतने ज्यादा एयरपोर्ट बना रहे हैं। भैया, आप इतने ज्यादा एयरपोर्ट बना रहे हैं अंबानी को देने के लिए या अडानी को देने के लिए? क्योंकि बनाने के बाद आप उसको कॉर्पोरेट के हवाले कर देंगे, तो उन्हीं के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक का आना और उनका एक क्षेत्र विशेष के अंदर अपनी बातचीत को रखना, अगर ये होता है तो निश्चित रूप से ये एडवांटेज होगा कांग्रेस को, उसका एक लाभ मिल सकता है। पर कितना उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो एक जो इलाका है जिसमें कि शेखावाटी का इलाका, गंगानगर का इलाका, हनुमानगढ़ का इलाका और उसके अलावा अन्य इलाके, उसमें वामपंथ की भी अपनी एक बहुत बड़ी पैठ है। सीपीएम उसमें काफी कुछ प्रभावी तरीके से काम कर रही है। और हमारे साथी फिरोज भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जिस समय भाजपा और कांग्रेस वहां कुछ नहीं कर रही थी, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में वामपंथी दल किसानों के हित के लिए अपने आंदोलन चला रहे थे। तो उस वक्त वामपंथी दल अपना आंदोलन चला रहे थे और आज वामपंथ की वहां पर बहुत मजबूत पकड़ है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, अच्छा ये वहां पर बहुत सारे लोगों को ला करके, जो वहां का ऐसा नेतृत्व है उस क्षेत्र का जो पूरी तरह से पराजित हो सका है। पराजित तो क्या, जिसको हम एक आउटडेटेड नेतृत्व कह चुके हैं,
वो भाजपा अपने साथ लेकर के आ रही है। देखना ये होगा कि क्या ये जो विभिन्न दल हैं ये इंडिया अलायंस के आधार पर लड़ते हैं या अपनी अपनी जो उनकी अपनी पकड़ है उस पकड़ के आधार पर लड़ते हैं, उससे होगा। लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो अपना एक यहाँ लगातार दौरा हो रहा है, उस लगातार दौरे से होने वाला जो भी आंशिक प्रभाव, मैं फिर कोट कर रहा हूँ, जो भी आंशिक प्रभाव होगा उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण काट सत्यपाल मलिक कर देंगे। सर राजीव, सर एक चीज जो संगठन की बात है, चूंकि अभी सरकार की बात हो गई, चेहरे की बात हो गई, सब ठीक है। संगठन चुनाव लड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये सब जानते हैं। सर अशोक गहलोत को लेकर के खूब बात होती है, लेकिन और उसी तरीके से भाजपा को लेकर के भी बात हो रही है। अभी बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष, वसुंधरा राजे सिंधिया, सारे लोग मौजूद थे, उसमें बाद में जब खबरें आई सामने तो उसमें एक स्थिति ये थी कि पैनल वहां पर नाम तक नहीं रख पाया, जो नाम रखे जाने थे वो नाम तक नहीं रख पाया। ये स्थिति थी संगठन की भाजपा की। कांग्रेस को लेकर के भी कई सारे सवाल वहां संगठन को लेकर के उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को सर संगठन के हिसाब से आप कहाँ देख रहे हैं राजस्थान में? नहीं राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी जो बात आती है, संगठन उन पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं जहां आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग होते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की, क्योंकि वही आपको दल के अंदर सक्रिय करता है और जैसे जैसे आप अपनी विचारधारा को और मजबूती देते हैं और शार्पन करते हैं, आप संगठन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। परेशानी ये है कि भाजपा के पास जो विचारधारा है उस विचारधारा के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर बोलने की आजादी नहीं है। और इसलिए राजीव सर माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर टोक रहा हूँ, वीडियो आपकी कट जा रही है बार बार, थोड़ा सा अच्छा। या तो अपना, हाँ जी अपनी, हाँ अब ऐसे ठीक, जी जी अब सही है, हाँ जी 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 ठीक है, अब ठीक है। तो जो सांगठनिक ढांचा वहां होना चाहिए, भाजपा के अंदर बहुत मजबूत ढांचा है, लेकिन भाजपा के उस मजबूत ढांचे में सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और उनके आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना का विचार, इन तीन मुद्दों के अलावा कोई चौथा मुद्दा नहीं है। और ये तीनों मुद्दे जब जाति से, सांप्रदायिकता से, पुरुष सत्तात्मकता से, सामंतवाद से और अथॉरिटेरियनिज्म से जुड़ जाते हैं तो भाजपा का एक पूरा तंत्र हमारे सामने आ जाता है। और मैं इस पूरे तंत्र को एक बड़े लंबे अरसे से देख रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। शुरू में उसमें जो लोग थे वे अनुकरणात्मक थे, वो अनुकरण कर रहे थे, बिना इफ एंड बट के चीजों को साथ लेकर के चल रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा विचार है जो फांसीवादी विचार के साथ मिलता जुलता है, वो बहुत लंबे अरसे तक चलता नहीं है। तो वहां पर धीरे धीरे उस तरह की असहमति उभर करके आ रही है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा शिवराज सिंह के साथ क्या हो रहा है, और तो और मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति के अंदर और राजस्थान की राजनीति में कम से कम ये मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी चर्चा हो रही है कि हम केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाएंगे, हम अपने यहाँ के MPs को चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जो विधायक थे या आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पकड़ नहीं है, पकड़ केवल आपके उनके MPs की और मंत्रियों की। और उसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी विस्तृत होती है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो अपना मूव करते रहते हैं, तो वो कई तरह के जो आपके आसपास की सीट है उनको प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने उस विवेक के साथ, विकास के मुद्दे के साथ जनता में अपना स्थान नहीं बना सका। और आज हालात ये है कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के विवादों के घेरे में है, और वो विवाद और वो मुद्दे, वो आरोप इतने गहरे हैं जिनकी आप मतलब चर्चा हम कर नहीं सकते, लेकिन आम जनता के बीच में जाए तो वो चर्चा एक आम तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कांग्रेस की भी अपनी अपनी एक कमी है। कांग्रेस ने कभी संगठनात्मक ढांचे पर ज्यादा बल देने की कोशिश ही नहीं की। कांग्रेस मतलब कांग्रेस का जो लोकतंत्र है
और कांग्रेस के अंदर जो पारस्परिक, मैं फिरोज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो पारस्परिकता है ना, जो आसपास की चीजें हैं, उसके उसको साथ लेकर के ये एक सांगठनिक ढांचा विकसित करें। राजस्थान के अंदर तो ये कर सकते थे, एक बहुत इनको अच्छा अवसर था। इनको कर्नाटक मॉडल से थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए थी कि भाई हम अपने सांगठनिक ढांचे को किस तरह से मजबूत करते हैं। लेकिन सांगठनिक ढांचा मजबूत होता है जब आंदोलन होते हैं, सांगठनिक ढांचा मजबूत होता है जब आप अपने विकास कार्यक्रमों को लेकर के जनता के अंदर बड़ी तेजी के साथ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक आक्रामक तरीके का प्रचार। कांग्रेस वो आक्रामक तरीके का प्रचार भूल गई है। कांग्रेस जब आप जिस तरह के, मैंने कहा ना कि जिस तरह से मोदी के भाषण आते हैं या अमित शाह जी के भाषण आते हैं या अन्य के आते हैं, उसका जवाब जितनी स्पष्टता के साथ, जितनी मजबूती के साथ देना चाहिए, कांग्रेस अभी उस मजबूती के साथ जवाब नहीं देती है। पता नहीं क्या वजह है। या तो उनकी अपनी जो भाषा है, उस आक्रामकता की भाषा के सामने वो अपनी भाषा की रचना को व्यक्त नहीं कर पाते, या अपने कार्यक्रमों को उतने तरीके से नहीं ला पाते। लेकिन फिरोज की बात से एक बात से मैं सहमत हूँ, आपके सांगठनिक ढांचे की कमजोरी के बावजूद जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जनता के पास आप चाहे कितना ही चले जाएं और कहें कि ये कार्यक्रम हमारे, जो बीजेपी कह रही है कि इन कार्यक्रमों के अंदर बड़ी कमी है, यहाँ नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, लेकिन जनता का एक हिस्सा ये मान रहा है कि इन कार्यक्रमों का लाभ उनको, जनता को मिल रहा है, और उसने एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक और अच्छा हुआ जो बीजेपी के अंदर तो इस वक्त चल रहा है, बीजेपी में कौन, वसुंधरा जी, पूनिया जी, जोशी जी, शेखावत जी, राज्यवर्धन जी, कौन है। और एक तरफ कांग्रेस में, जहां हमको एक दौर विशेष में ये लग रहा था कि कांग्रेस एक ऐसे मुकाम पर थी जहां पर की सरकार भी गिर सकती थी और बड़ी टूटन हो सकती थी, उसको बचाते हुए जिस तरह की एकजुटता, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एकता है, लेकिन जिस तरह की एकजुटता आपने दिखाई है, वह आने वाले चुनाव में आपको लाभ देगी। लेकिन आप तो यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्या आप भाजपा की जनविरोधी नीतियों का और कांग्रेस की ये जो नीतियां हैं जिन्होंने जनता के बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाया है, क्या उसका उतने आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार कर पाएंगे जिसकी आवश्यकता चुनाव से पहले राज्यों को महसूस होती है। राजीव सर, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट एक अंत में, वसुंधरा की जो भी बात हो रही, अब वसुंधरा के लिए क्लियर हो चुका है, तो क्या वसुंधरा के सीएम फेस ना होने की घोषणा जो है वो भाजपा को नुकसान करेगी, या जैसी सामान्य चीजें चल रही थी इससे कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं, नुकसान तो है। तो मैं फिर एक बार ये बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाजपा के अंदर कोई अगर राजस्थान में जनाधार रखने वाला नेता है तो वो वसुंधरा राजे है। ठीक है, उनकी अपनी एक शैली है, जिस शैली में सामंतवाद भी झलकता है, जिस शैली के अंदर लोकप्रियतावाद भी झलकता है, जिस शैली के अंदर भावनात्मकता और भावुकता भी झलकती है। बीजेपी का और कोई नेता ऐसा यहाँ पर है नहीं। पहले भैरव सिंह शेखावत थे, उसके बाद में वसुंधरा राजे थी। तो वसुंधरा राजे को अगर इन्होंने पर्याप्त स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया और उनकी उपेक्षा की, तो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट और है फिरोज भाई, कि अभी 2-3 दिन में बहुत सारी चीजें पनपी हैं। इस तरह का दमन जर्नलिस्ट का मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिस तरह का पत्रकारों का दमन हुआ है, जिस तरह का सांप्रदायिकता का सवाल। और एक नया आप देख रहे होंगे बार बार, अब मोदी जी बड़े लंबे समय से केवल और केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वंशवाद की बात कर रहे हैं। आपको अगर इस चुनाव के अंदर भाजपा को उस स्थान पर पहुंचाना है जहां से भाजपा फिर कभी नहीं उठ सके, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों को आपको बहुत सामने लाना होगा। और ये वो मुद्दे हैं जिनको भाजपा डिफेंड नहीं कर सकती, और वो डिफेंड ना करना वो हम लोगों के लिए, हम भी करेंगे अपने, जब हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होगा। अभी तक कांग्रेस ने अनफॉर्चुनेटली, राजस्थान की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र की बात नहीं, राजस्थान की कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई प्रतिक्रिया उभर करके नहीं आई है जिसमें कि जर्नलिस्ट के इस दमन को लेकर के कोई बहुत बड़ी
बात कही गई हो, इन छोटे छोटे मुद्दों पर जो हो सकते हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं वैसे तो ये, इन मुद्दों पर अगर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होगी ना, तो जनता का एक हिस्सा जो ओपिनियन मेकर भी होता है उसको लगेगा कि इस दल से तो हमको बड़ी अपेक्षाएं थी, इस दल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको लेकर के हम ये कहें कि देखो इनकी ये ओपिनियन आई है, अब इसका जवाब आप दीजिए।